हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 4 द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न 1 को सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो हमारा पहला प्रश्न है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगनी से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? प्रश्न में बोला जा रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगनी से एक अधिक है। यहाँ पर चौड़ाई के दुगनी से एक अधिक है, तो हमें चौड़ाई को क्या करना पड़ेगा? मानना होगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगनी से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगनी से अधिक है, इसमें कंडीशन चौड़ाई में लग रहा है कि चौड़ाई के दुगनी से एक अधिक है उसकी लंबाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा? चौड़ाई को मानना होगा। इस ट्रिक से हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आयताकार भूखंड की चौड़ाई यहाँ पर x मीटर मानते हैं कि इसको चौड़ाई यहाँ पर x मीटर है। और यहाँ पर प्रश्न अनुसार बोला जा रहा है कि इसकी लंबाई क्या है? आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगनी से एक अधिक है। तो यहाँ पर जो लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई के दुगनी मतलब चौड़ाई को 2 से गुणा करना है और एक अधिक मतलब +1। तो यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगा? आयताकार भूखंड की लंबाई ऐसे लिखना है हमें। आयताकार भूखंड की लंबाई यहाँ पर हो जाएगा, चौड़ाई को x माना है, x को 2 से गुणा करेंगे तो 2x + 1। तो यहाँ पर मीटर, ये हमारा चौड़ाई हो गया है और ये हमारा हो गया है लंबाई। अब इसमें बोला जा रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो दिया है यहाँ पर आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आयत का यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई यहाँ पर क्या है? 528। लंबाई यहाँ पर क्या है? 2x + 1 और यहाँ पर चौड़ाई क्या है? x है, बराबर 528। x से अंदर गुणा हो जाएगा तो 2x² हो जाएगा। x का x से गुणा हो जाएगा तो x की घात 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस x का x से गुणा हो जाएगा तो x बराबर 528। अब यहाँ पर 2x² + x और ये 528 बराबर किधर आएगा? तो माइनस का 528 बराबर 0। तो इसमें हमें क्या करना था कि निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। हमें द्विघात समीकरण बनाना था। तो ये क्या है? इसका फाइनल आंसर है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बोला जा रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर बोला गया है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। तो यहाँ पर हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, तो उसको सबसे पहले मानना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है, क्रमागत मतलब क्रम से और धनात्मक पूर्णांक, तो क्रम से जो आने वाली जो संख्याएं हैं उसे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि 1 के बाद यहाँ पर क्या आता है? 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीके से ये क्या है? क्रमागत संख्याएं हैं। तो ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, और ये मतलब सारे प्लस वाले ही संख्या हैं और ये पूर्णांक भी है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इस तरीके से होता है। अब इसमें हमें बताना है कि इसमें मतलब जैसे कि 1 के बाद यहाँ पर 2 आ रहा है, तो 1 में हम क्या कर रहे हैं कि इसमें 2 आ जा रहा है। तो 1 में हम +1 कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 बन रहा है। 2 में हम +1 करेंगे तो यहाँ पर 3 बन रहा है। 3 में +1 करेंगे तो 4 बन रहा है। मतलब यहाँ पर जो पहला धनात्मक पूर्णांक है, पहला जो धनात्मक पूर्णांक है उसमें हम x माना कि ये पहला धनात्मक पूर्णांक x है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? इस x में हम क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे तो हमारा दूसरा वाला आ जाएगा। फिर दूसरे वाले में अगर 1 जोड़ेंगे तो तीसरा वाला आ जाएगा। कहने का मतलब अगर धनात्मक पूर्णांक क्रमागत लिया जाए
तो पहला वाला यहाँ पर माना कि x है और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर क्या है, x तथा x प्लस 1 है। ये हमारा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब प्रश्नानुसार बोला जा रहा है, प्रश्नानुसार यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल यहाँ पर 306 है। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, x प्लस 1 और यहाँ पर x, इनको हमें क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करने के बाद ये क्या आ रहा है, 300, इसमें आ रहा है 306। इसको गुणा करेंगे तो x का x के साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x का 1 के साथ गुणा करेंगे तो x बराबर 306। तो x स्क्वायर प्लस x और ये 306 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 306 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हमारा क्या बन गया है, द्विघात समीकरण के रूप में बन गया है, जो कि इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मानना होगा। तो यहाँ पर हम मानेंगे और इसमें बोला जा रहा है कि उनकी आयु मतलब रोहन की आयु और रोहन की माँ की आयु का गुणनफल कब, यहाँ पर 3 वर्ष बाद वाला, 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु और रोहन की आयु का गुणनफल यहाँ पर 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो जिसको हमें ज्ञात करना होगा सबसे पहले उसको हमें मानना होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि रोहन की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है, तो इसको हमें सबसे पहले मानना होगा। तो माना रोहन की वर्तमान आयु यहाँ पर x वर्ष, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। और इसमें प्रश्नानुसार बोला जा रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की आयु कितना है, x है। तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा, उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। ये क्या है, हमारा प्रश्नानुसार है। प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पर x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। अब इसमें बोला जा रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, इसमें बोला जा रहा है कि 3 वर्ष पश्चात। तो सबसे पहले 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु निकालना है हमें। 3 वर्ष पश्चात मतलब यहाँ पर बाद होता है। तो 3 वर्ष बाद यहाँ पर रोहन की आयु और यहाँ पर माँ की आयु हमें निकालना है। तो बाद में हमें क्या करना है, बाद में हमें जोड़ना होता है, इसको हमें याद रखना है। और पहले में पूर्व में या तो पहले में हमें क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात मतलब हमें 3 क्या करना है, प्लस करना है वर्तमान आयु में। तो यहाँ पर रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x है, तो यहाँ पर x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। माँ की आयु यहाँ पर क्या है, 26 प्लस x वर्ष, तो यहाँ पर x प्लस 26 वर्ष है। तो x प्लस 26 और उसमें हम क्या करेंगे, प्लस 3 करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष। ये क्या है, माँ की आयु। रोहन की आयु यहाँ पर x प्लस 3 वर्ष है, माँ की आयु x प्लस 29 वर्ष है। तो इसमें बोला गया है कि उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, उन आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल यहाँ पर क्या हो जाएगा, उनकी आयु का गुणनफल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर उनकी आयु का गुणनफल, तो यहाँ पर रोहन की आयु क्या है, 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3 और माँ की आयु का क्या है यहाँ पर x प्लस 29 बराबर 360। इनको गुणा करेंगे तो यहाँ पर x का पहले x से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, x का 29 से गुणा हो जाएगा तो प्लस का 29x, x का 3 से गुणा होगा तो प्लस का 3x और यहाँ पर x का 3 का 29 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 3 9 27, 2 हासिल और 3 दूनी 6 7 8, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें
इनकी आयु का जो गुणनफल है 360 है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस इनको जोड़ना है तो 29 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 32x प्लस 87 और 360 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 273 और यहाँ पर आ जाएगा बराबर 0। तो द्विघात समीकरण हमें निकालना था, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती हैं। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मानना होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल को हम मानेंगे कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पर रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो यहाँ पर दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी यहाँ पर दिया है 480 किलोमीटर दिया हुआ है, 480 किलोमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, दोनों का मतलब इसमें समय में बताया गया है। तो हम जानते हैं समय, एक फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल है। तो प्रश्न अनुसार बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करती है यदि उसके चाल में 8 किलोमीटर कम हो जाता है। तो यहाँ पर समान चाल के लिए यहाँ पर समय निकाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल है। तो दूरी यहाँ पर क्या है 480 और यहाँ पर चाल क्या है x है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल है। ये माना कि समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें बोला गया है कि उसकी चाल अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है तो वह दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। इसमें उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा समय, दूसरा यहाँ पर यदि ऐसा लिखेंगे कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता है तो यहाँ पर लिखेंगे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर यहाँ पर दूरी बटा चाल है। तो दूरी हमारा सेम ही है 480 किलोमीटर है और यहाँ पर चाल क्या हो जाएगा, चाल यहाँ पर x है, लेकिन चाल में हमें क्या करना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना है। तो चाल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला चाल हमारा x है, उसमें हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा। ये है हमारा दूसरा समीकरण। अब इसमें बोला गया है कि चाल अगर कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने के लिए 3 घंटा अधिक लेता है, ये बोला गया है। तो ये क्या है, दोनों हमारा समय है। तो यहाँ पर 480 बट्टा x, ये क्या है हमारा प्रारंभिक समय है और उसके बाद जब चाल को कम किया गया है, ये चाल को कम करने के बाद वाला ये समय है। तो दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो समय है यहाँ पर 480 बट्टा x और दूसरा समय है 480 बट्टा x माइनस 8 है, ये है। तो इसमें बोला गया है कि उसी चाल को अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक लेता है। तो 3 घंटा अधिक कौन लेगा, ये लेगा 3 घंटा अधिक कम, क्योंकि इसमें चाल कम किया जा रहा है। जब चाल कम किया जाएगा तो इसमें क्या होगा, 3 घंटा समय अधिक लेगा। ये 3 घंटा समय अधिक ले रहा है, ये पहले से प्रश्न में बोला जा रहा है। तो इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें 3 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 मतलब +3 है, 3 घंटा अधिक ले रहा है। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
इक्वल करने के लिए हमें इस तरफ को 3 जोड़ना पड़ेगा। अब इसको हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में इतना ही समझने की बात है। यहाँ पर इसको अगर समझ गया यहाँ पर क्या करना है तो सॉल्व आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 480 प्लस यहाँ पर 3 x से एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये x 3 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3x बराबर 480 बटा x माइनस का 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 480 प्लस का 3x और यहाँ पर x माइनस का 8 और यहाँ पर हो जाएगा 480 और x से गुणा हो जाएगा तो 480x हो जाएगा। अब यहाँ पर x का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर 480x हो जाएगा। अब x का 3 से गुणा हो जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का 8 है, माइनस के 8 का 3 480 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0। फिर 8 अट्ठे 64, यहाँ पर 6 हासिल है और यहाँ पर 8 चौको 32, 33 34 35 36 37 38 और अब यहाँ पर क्या करेंगे, 8 को 3x से गुणा करेंगे तो माइनस का यहाँ पर 8 तिया 24x हो जाएगा और यहाँ पर 48 480x। अब यहाँ पर 3x स्क्वायर है और यहाँ पर जो x वाला टर्म है इनको एक साथ हम क्या करेंगे, एक साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 480 और यहाँ पर 24 को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा और यहाँ पर 7 में से 2 गया 5 और ये हो जाएगा 4 और ये x आ जाएगा और बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो प्लस आ जाएगा। और यहाँ पर 480x है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 480 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ पर है माइनस का 3840 बराबर 0। अब यहाँ पर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या करेंगे 480x है और 456x है तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 24x जो कि बड़ी संख्या के सामने माइनस है, 480 बड़ा है 456 से तो बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का 3840 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3 अट्ठे 24 है और यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बजा 3 अट्ठे 24 और यहाँ पर 0 बराबर 0। अब ये 3 बराबर के इधर आएगा तो ये 0 में बटे में आ जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 बराबर 0। तो हमें द्वि का समीकरण निकालना था तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमने जो प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 में 1 से लेकर 4 प्रश्न थे उसमें, तो सारे को हमें क्या करना था, द्विघात समीकरण में बदलना था। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के एग्जाम्पल को और आगे के टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।